Good evening friends, myself दीपेंदु प्रामाणिक। मैं आप लोग को CSR नेट फिजिक्स का क्लास लेंगे और रेगुलरली आप लोग को जैसे नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा, कैसे क्लास मिलते जाएगा आप लोग को रेगुलर सीक्वेंस में आप लोग का क्लास मिलेगा एज पर CSR नेट फिजिक्स सिलेबस। आपको सीक्वेंस पे क्लास कंटिन्यू मिलते जाएगा, जैसे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे क्लास होगा मिल जाएगा। ऐसे ये क्लास जो है VMS एकेडमी में हम लोग का रेगुलर बेसिस पे क्लास होता है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड पे होता है क्लास। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये VMS एकेडमी जो है, VMS एकेडमी ये है आपका ईस्ट जेल रोड रांची, नियर प्लाजा चौक के सामने ये हम लोग का एकेडमी है। यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में भी एडमिशन ले सकते हैं। और CSR नेट फिजिक्स का क्लास हम लोग का यहाँ पे एज पर CSR नेट फिजिक्स सिलेबस सीक्वेंस पे हम लोग क्लास करवाते हैं। तो बहुत ही इजी वे में होगा, बहुत ज़्यादा टफ सोचने का ज़रूरत नहीं है CSR नेट फिजिक्स के लिए। आपको मेहनत का ज़रूरत है और कंटिन्यूस पढ़ाई का ज़रूरत है, हो जाएगा आपका CSR नेट, एकदम चिंता नहीं करना है। ठीक है दोस्त, ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि CSR नेट का जो एग्जामिनेशन है 2023 जून का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और फॉर्म फिलअप भी शुरू हो चुका है। 10 मार्च से शुरू हुआ है, 10 मार्च है ना, 10 मार्च से शुरू हो चुका है और ये 10 अप्रैल तक आपका फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। तो लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके फॉर्म सबमिट कीजिए आप लोग और तैयारी में लग जाइए, जल्दी से पढ़ाई शुरू कीजिए। ठीक है, जितना जल्दी शुरू कीजिएगा उतना अच्छा होगा। और एक बात है ना कि संघर्ष जितना बड़ी होती है ना, जीत उतना ही शानदार होता है। तो हम लोग के पास टाइम बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा मतलब कम टाइम है। इतना कम समय पे आपको इतना बड़ा सिलेबस को पढ़ाई करना है CSR नेट के लिए, उतना भी इजी नहीं है। आपको तैयारी करना है, जम के तैयारी करना है, तब बहुत इजी भी है। वो डिपेंड करता है आप में कि इजी है या फिर टफ है, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप 3 से 4 मंथ है ना। अप्रैल एग्ज़ाम है आपका 6, 7, 8, ये 3 दिन में ही आपका एग्ज़ाम होगा। 3 दिन में ही किसी दिन आपका एग्ज़ाम होगा। 6, 7 एंड 8 जून में आपको टेंटेटिव डेट रखा गया है जो CSR नेट की तरफ से। तो मान के चलिए कितना टाइम है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ मान के चलिए लगभग टाइम है। टाइम हम लोग के पास ज़्यादा है नहीं है, तो आपको मेहनत कितना करना है आप सोच लीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत है, लेकिन डरना नहीं है, डट के रहना है और पढ़ाई करना है, जम के पढ़ाई करना है। तो करेंगे हम लोग और सक्सेस होंगे। ठीक है, तो बढ़िया से हम लोग को तैयारी करना है, आप लोग मेहनत कीजिए बढ़िया से। ठीक है, जितना चाहिए आपको मटेरियल हो चाहे क्लास हो, एकदम सीक्वेंस पे मैं आप लोग को दूंगा और आपको पढ़ाई करना है, वो आपका काम है। जो मटेरियल चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, जो आपको जो चाहिए आपको वो मैं दूंगा आप लोग को, लेकिन आपको पढ़ाई करना होगा, वो तो आपका काम है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं। शुरू से हम लोग देखेंगे एज पर CSR नेट सिलेबस आपको पढ़ाई करना क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को नॉलेज होगा कि सिलेबस जो है फिजिक्स का 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है कोर का पोर्शन, एक है कोर और एक है एडवांस्ड। ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है फिजिक्स का जो सिलेबस, जिसको आप लोग या सभी को ही हम लोग फिजिकल साइंस बोलते हैं। CSR नेट फिजिकल साइंस नाम रखा गया है। तो ये फिजिक्स का जो सिलेबस है, आप अगर आपको नेट में बैठना है फिजिक्स सब्जेक्ट से, चाहे अप्लाइड फिजिक्स सब्जेक्ट से या और भी सब्जेक्ट है जो एप्लीकेबल है CSR नेट एग्ज़ाम के लिए, तो फिजिकल साइंस में आपको भरना है
तो फिर फिजिक्स आपको एमएससी फिजिक्स होना चाहिए, या फिर अप्लाइड फिजिक्स में एमएससी होना चाहिए, या फिर और भी कुछ कुछ सब्जेक्ट है जो आप लोग देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन जो है CSIR नेट का साइट में आप उसको देख सकते हैं कि क्या आप किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है, उसी सब्जेक्ट में आपको भरना है। तो अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है तो आपको CSIR नेट फिजिकल साइंस के लिए आपको भरना होगा, अप्लाई करना होगा फॉर्म, ठीक है। तो ये जो CSIR नेट फिजिक्स का जो सिलेबस है ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है कोर और एक है एडवांस्ड। जो कोर पोर्शन है, ये जो कोर पोर्शन है ये बेसिकली ग्रेजुएशन का सिलेबस है, जो BSc है ना, BSc का सिलेबस है, ये BSc फिजिक्स ऑनर्स जो किए हैं तो ये BSc का लगभग सिलेबस है कोर पोर्शन पे। और जो एडवांस्ड है ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस है। पोस्ट ग्रेजुएशन पे जो सिलेबस हम लोग पढ़े थे MSc में, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन MSc में जो हम लोग का सिलेबस है उसके बेसिस पे एडवांस्ड का सिलेबस रखा गया है। तो फिजिक्स सिलेबस जो है CSIR नेट का, जो फिजिकल साइंस का जो सिलेबस है CSIR नेट में, ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो एक कोर और एक है एडवांस्ड। सब्जेक्ट का सिलेबस का हम बात कर रहे हैं, एक जनरल पेपर भी होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक। इसको पार्ट ए में रखा जाता है, ये पार्ट ए में है, और ये है पार्ट बी में। पार्ट ए और पार्ट बी, ये दो पार्ट में हम लोग को सिलेबस को डिवीजन किया गया है, ठीक है। कोर पोर्शन में ग्रेजुएशन का सिलेबस है लगभग, और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस है इसमें एडवांस्ड में। तो ये बात रहा मोटा मोटी एक सिलेबस के बारे में। कोर में क्या क्या पढ़ना है आपको, इसमें आपको पढ़ना है मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स। आपको सिलेबस तो सभी के पास होगा, आप लोग देख सकते हैं नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा, या कहीं से भी आप उसको देख सकते हैं। CSIR नेट किताब होगा किसी के पास तो किताब से भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सिलेबस आपको मिल जाएगा, उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। हम लोग एक डायरेक्ट एक टॉपिक पे जाएंगे, इसलिए हम लोग उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे सिलेबस के बारे में, सभी के पास आपको होगा सिलेबस, ठीक है। तो कोर में क्या पढ़ना है, मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स, है ना। उसके बाद आपका बहुत सारा चीज़ है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ना है, क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो पढ़ना है। उसके बाद आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, उसी तरह कॉन्डेंस्ड मैटर इन फिजिक्स, कॉन्डेंस्ड मैटर के बारे में पढ़ना है। उसी तरह एडवांस में भी आपको पढ़ना है मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, फिर थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, है ना। ये सब चीज़ बहुत सारे पार्टिकल फिजिक्स वगैरह आपको पढ़ना है। तो ये है सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग के पास ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस है क्या, ये सबसे पहले ये ज़रूरी है आप लोग को, सिलेबस एक्चुअल में पढ़ना क्या है, करना क्या है, ठीक है। और एक बात देखिए, ज़्यादा आपको दिमाग में जोर नहीं देना है कि इतना सिलेबस इतना दिन में करेंगे कैसे, उसके पीछे भी एक रीज़न है क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप लोगों को कि ज़्यादा जोर नहीं देना है। आपको ये टॉपिक सबसे पहले कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सा टॉपिक से ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन आता है, ये सब बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन का कितने मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाता है ना। इसके बारे में हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का मोटा मोटी सिलेबस के बारे में, ठीक। तो चलिए हम लोग कुछ और चीज़ बात करेंगे। तो स्टार्टिंग चैप्टर जो है मैथमेटिकल फिजिक्स, यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे, एकदम फ्रेश स्टार्टिंग से हम लोग शुरू करेंगे मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स। तो फ्रेंड्स आप लोग नोट डाउन कीजिए, मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स। देखिए ये जो मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स हम लोग शुरुआत करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेक्टर एनालिसिस, तो वेक्टर एनालिसिस हम लोग स्टार्टिंग इसी से करेंगे, वेक्टर एनालिसिस से। और ये स्टार्ट करने के पीछे भी एक रीजन है माय डियर फ्रेंड्स। इसके पीछे रीजन यही है कि विदाउट वेक्टर एनालिसिस हम लोग बहुत सारा टॉपिक जो है पढ़ ही नहीं सकते हैं, उसमें हम लोग एंट्री नहीं मिलेगा हम लोग को। विदाउट
द नॉलेज ऑफ वेक्टर एनालिसिस हम लोग को दूसरे बहुत सारा चैप्टर ऐसा है जिसमें हम लोग को एंट्री तक नहीं मिल पाएगा। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो आपको पोर्शन बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटोस्टैटिक्स के बारे में जो आपको बतलाएंगे, उस समय आपको दिखेगा कि विदाउट द नॉलेज ऑफ वेक्टर एनालिसिस हम लोग उसको नहीं समझ सकेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है हम लोग नहीं समझ पाएंगे। उसमें हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आपको लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ हम लोग उसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग को। वॉल्यूम इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, है ना, मैनी थिंग्स, बहुत सारा चीज़ हम लोग को करना पड़ेगा जिसमें विदाउट वेक्टर एनालिसिस हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग को सबसे पहले वेक्टर एनालिसिस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वेक्टर एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं, है ना, एकदम शुरू से हम लोग देखेंगे एज पर CSIR नेट फिजिक्स सिलेबस। और ये आपको कहाँ मिलेगा? मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स का पहला टॉपिक वेक्टर एनालिसिस। आज हम लोग स्टार्टिंग डे है, इसलिए हम लोग बहुत सारा बात करते करते इसको समझना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ आप लोगों को बताना जरूरी मुझे लगा, इसलिए बहुत सारा चीज़ आप लोगों को बताया है। ठीक है, अब हम लोग एकदम फ्रेश शुरू करेंगे वेक्टर एनालिसिस। तो नोट डाउन कीजिए आप वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि वेक्टर एनालिसिस जो है ना, वेक्टर एनालिसिस में पढ़ना क्या है, क्या क्या डिस्कस करेंगे इसमें, है ना, इसको नोट डाउन कीजिए। क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे इसमें, क्या क्या चीज देखेंगे एक के बाद एक। ठीक है, नंबर 1 इसमें सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है, लिखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे सबसे पहले वेक्टर एनालिसिस में। ठीक, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम है जी? नंबर 1 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नोट डाउन करते रहिए आप लोग फ्रेंड्स, है ना, चिंता नहीं करना है, एकदम इजी वे में फिजिक्स हम लोग समझेंगे, है ना, एकदम चिंता नहीं करना है, बहुत इजी वे में समझेंगे। और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा ना तो 11th-12th लेवल का बेसिक्स का भी वीडियो, सपोर्टिंग वीडियो आप लोग के लिए हम डाल देंगे, एकदम चिंता नहीं करना है। मान लीजिए जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बात करेंगे, वेक्टर एनालिसिस का बात कर रहे हैं, तो वेक्टर एनालिसिस में आपको 11th-12th का वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट जिसके पास 11th-12th का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, तकलीफ होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो में बताइएगा, तो ज़रूरत पड़ेगा तो सपोर्टिंग वीडियो जो है आप लोग के लिए डाल दिया जाएगा। सपोर्टिंग वीडियो जो जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करके बताइएगा, देखेंगे जैसे होगा। अगर ज़्यादा मेजोरिटी दिखेगा तो भी सपोर्टिंग वीडियो डाल दिया जाएगा 11th-12th का कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो अभी हम लोग CSIR नेट फिजिक्स सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। जिसको दिक्कत होगा वो कमेंट में बताइएगा, तो उसके लिए सपोर्टिंग वीडियो डालने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकेंड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये 2 हुआ। नंबर 3 इसको नोट डाउन कीजिए, इसको इरेज करेंगे, फिर तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखेंगे, है ना, आप लोग कर लिए होंगे नोट डाउन। नेक्स्ट तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, वो है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, ये जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है
ये तीसरा नंबर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये 3 टाइप्स है। एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दूसरा, और तीसरा जो है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हम लोग को 3 तरह का पढ़ना होगा। एक है कार्टेशियन, दूसरा है स्फेरिकल पोलर, तीसरा है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ये 3 तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग को एक के बाद एक कंटिन्यूअसली आप लोग को बताएंगे। ठीक है, नंबर 2 नोट डाउन कीजिए क्या पढ़ना है। नंबर 2 आपको जो पढ़ना है उसी में वेक्टर एनालिसिस का ही बात किया जा रहा है। नंबर 1 कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में देख लिए क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर 2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, लिखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम one system to other. One system to other system means one coordinate system to another coordinate system. मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम लोग कार्टेशियन से स्फेरिकल पोलर में कन्वर्ट करेंगे। एक बार उस वेक्टर को कार्टेशियन में लिखेंगे, फिर उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेरिकल पोलर में लिखेंगे। ठीक है, तो हाउ टू कन्वर्ट वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ये हम लोग दिखेंगे, इसमें पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, तो ये सेकेंड चीज हम लोग देखेंगे वेक्टर एनालिसिस में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर। ये हो गया। नंबर 3 हम लोग को जो देखना है ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे। डाइवर्जेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। कर्ल के बारे में देखेंगे हम लोग, कर्ल एंड सम सेकंड डेरिवेटिव्स आल्सो, एंड सम सेकंड डेरिवेटिव्स। इसको नोट डाउन कीजिए, अच्छा से लिख दिया रहा है, रुकिए। सेकेंड डेरिवेटिव्स, तो ये थर्ड हम लोग लिख लिए। आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए, बढ़िया से सीक्वेंस में जाएंगे। पहले क्या क्या पढ़ाएंगे वेक्टर एनालिसिस में वो आपको लिखा दे रहे हैं, फिर एक के बाद आपको कंटिन्यू बताते रहेंगे। तो नंबर 3 हो गया। नंबर 4 लिखिए। नंबर 4 में क्या करना है? नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे, लिखिए लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिटेल में तो बताएंगे, अभी टॉपिक लिखा रहा है कि वेक्टर एनालिसिस में पढ़ना क्या है, ये आपको लिखा रहा है। फिर एक के बाद एक हम लोग देखेंगे एकदम बढ़िया से। ठीक है, नंबर 5 हम लोग को देखना है फंडामेंटल थ्योरम। लिखिए फंडामेंटल, कुछ थ्योरम के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। तो सर हट किया है, कैसे क्या हो गया रे बाबा।
नेक्स्ट हम लोग को देखना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट नंबर 6 लिखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस, और मैं लिख दे रहा आप लोग का सुविधा होगा, CSR नेट है ना, फिजिक्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस, इसका और एक नाम है जिसका नाम है हम लोग बोलते हैं गॉस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम जो है इसमें हम लोग पढ़ते हैं वो डाइवर्जेंस ऑफ, ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस है वही है गॉसेस थ्योरम को ही आप लोग उसके हिसाब से जानते हैं, नाम के हिसाब से। नंबर 7 देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल, और इसी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जो कि है स्टोक्स थ्योरम। ये 7th नंबर टॉपिक लिख लिए 7 तक वेक्टर एनालिसिस का, ठीक। नंबर 8 लिखिए, लास्ट जो है लिखिए, लास्ट जो है ग्रीन्स थ्योरम। तो ये इतना हम लोग को पढ़ाई करना है वेक्टर एनालिसिस में, इतना आपको पढ़ाई करना है। 8 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर एनालिसिस में, तब जा करके हम लोग को ये जो वेक्टर एनालिसिस जो चैप्टर है हम लोग का कंप्लीट होगा। मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स का पहला टॉपिक वेक्टर एनालिसिस कंप्लीट होगा जब ये 8 टॉपिक हम लोग अच्छा से पढ़ लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग को देखना है शुरू से एकदम, स्टार्टिंग में है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, आप लोग मिला लीजिए कॉपी में जो लिखे हैं, एक बार देख लीजिए बढ़िया से। हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे एक के बाद एक, नोट डाउन कर लीजिए, है ना। आप लोग को स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगा, अवेलेबल होगा। आप लोग को एड्रेस भी बता दिए हैं और मेरा नाम तो आप लोग को बता ही दिए हैं, तो आप कभी भी कांटेक्ट करके आप स्टडी मटेरियल भी ज्वाइन ले सकते हैं, क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम से, है ना। लिखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखिए। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। जहाँ कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके हिसाब से हम लोग का उसको ये करेंगे, है ना। ज़्यादा हम लोग हिंदी में ही क्लास हिंदी ज़्यादा यूज़ करेंगे। इंग्लिश में बहुत कोई का तकलीफ भी हो सकता है, इसलिए ज़्यादा हिंदी हम लोग यूज़ करेंगे और क्लास करेंगे, ठीक। अगर किसी का प्रॉब्लम है, किसी को सिर्फ ज़्यादा मेजोरिटी में इंग्लिश चाहिए कि ज़्यादा इंग्लिश में ही होना चाहिए बोलना वगैरह सब कुछ, ज़्यादा मेजोरिटी होगा तो फिर इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल है सभी के लिए, इसलिए हिंदी में ही वीडियो पर रखा गया है, ठीक है। तो सारा वीडियो हम लोग इसी तरह अपलोड करेंगे, ठीक।
तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो है क्या होता है स्टार्टिंग पे हम लोग देखेंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था सबसे पहला, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग को सबसे पहला था ये चीज़। तो ये देखेंगे सबसे पहले इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम लोग देखेंगे कैसे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले ये बताइए व्हाट इज वेक्टर। ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि वेक्टर होती क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, और दोनों में हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों को। वेक्टर में क्या होता है जो स्केलर में नहीं होता है, स्केलर में क्या होता है जो वेक्टर में होता है या नहीं होता है, जो भी है हम लोग को डिटेल में थोड़ा बहुत ये नॉलेज क्लास 11th 12th दोनों आप लोग पढ़ के सभी कोई आए हैं, 11 12 पढ़े हैं, बीएससी किए हैं, एमएससी कर रहे हैं, कोई एमएससी कर चुके हैं, जो भी है आप लोग सभी के पास ये नॉलेज है। तो फिर भी हम लोग को थोड़ा बहुत देख लेना जरूरी है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी वी नो दैट स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट हैविंग नो डायरेक्शन इज कॉल्ड या आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। जैसे जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, जो जिसका डायरेक्शन नहीं होती है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, बहुत सारा चीज़ है जो है स्केलर क्वांटिटीज। उसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज होता है, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आल्सो आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, है ना, मैनी क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। आप लोग को ये भी पता है सभी को। उसी तरह यूनिट वेक्टर्स क्या है, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, ये भी आप लोगों को पता है। यूनिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच हैज मैग्नीट्यूड ओनली 1 यूनिट होता है, जिसका मैग्नीट्यूड उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। डायरेक्शन तो होगा ही, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगा ही, और मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो उसी को हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो अब हम लोग देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, जो हम लोग को मालूम है फिर भी थोड़ा सा देखना जरूरी है। जैसे कि वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके पास क्या होता है जी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं वेक्टर ए, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, मॉड्यूलस में हम लोग लिखते हैं इस तरह का। और यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं जी हम लोग, हाउ टू रिप्रेजेंट या हाउ टू राइट ए यूनिट, हाउ टू राइट यूनिट वेक्टर। देखिए ऐसे लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं फुल वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, ऐसे लिखा जाता है यूनिट वेक्टर को। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आप जरूरत पड़ेगा ये सब चीज़ हम लोग को बहुत ज़्यादा, इसीलिए एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं एक बार, है ना। चलिए ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आप लोग नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए वेक्टर एक है वेक्टर ए, कार्टेशियन शुरू किए हैं स्टूडेंट्स, रिमेंबर याद रखिएगा, कार्टेशियन हम लोग शुरू कर चुके हैं, हो गया शुरू, है ना। वेक्टर ए कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर ए इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है, तो देखिए इसको बढ़िया से, ए एक्स इंटू एक्स कैफ, ए वाई इंटू वाई कैफ, ए जेड इंटू जेड कैफ। ठीक, माय डियर फ्रेंड्स, तैयारी तो बहुत बढ़िया से करना है, अब डरने से नहीं होगा। 2-3 महीना हम लोग के पास टाइम है, तो अभी तो थोड़ा सा स्लोली हम लोग जा रहे हैं, है ना, पहला क्लास है इसीलिए, और स्पीड पकड़ेंगे हम लोग, है ना, सारा सिलेबस कवर करना है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है और डरना नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। चलिए, तो हम लोग देखेंगे, है ना, ज़्यादा हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है, आराम से करना है, हो जाएगा कंप्लीट, है ना। लेकिन एक चीज़ बार बार बोला जा रहा है आप लोग को कि 11th-12th का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आपको बेसिक के लिए वो कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी। 11th and 12th का सिलेबस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए जिसका कंप्लीट नहीं है उसको जल्दी से उसको पढ़ाई कर लीजिए, जल्दी से उसको कंप्लीट करके रखिए। 11th-12th का कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा, और तभी आपको अच्छा लगेगा समझने में बहुत इजी हो जाएगा समझ में, और नहीं तो नहीं समझ में आएगा, दिक्कत होगा। ठीक है,
हाँ, अगर आपको सपोर्टिंग वीडियो चाहिए तो उसके लिए हम हेल्प करेंगे, ठीक है। तो एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड जेड कैप, ये जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग वेक्टर ए को इस तरह का लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स, ए वाई एंड ए जेड जो है ये कंपोनेंट्स होता है वेक्टर ए का। तो वेक्टर ए का यहाँ पे हम लोग को 3 कंपोनेंट दिख रहा है, एक्स, ए वाई एंड ए जेड। तो एक्स, ए वाई एंड ए जेड आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, क्लियर। एक्स कैफ, वाई कैफ एंड जेड कैफ आर द यूनिट वेक्टर्स। ये जो एक्स कैफ, वाई कैफ और जेड कैफ दिख रहा है आपको, दीज ऑल आर द यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। ये आपको इतना जानना जरूरी है। इसके बाद इसको लिखिए, थोड़ा सा इसको लिखते रहिए, है ना, एकदम शुरू से लिखिए। एक्स, ए वाई एंड ए जेड आर द components of vector A, are the components of vector A। लिखिए उसके बाद एक्स कैफ, उसको लिखिए, है ना, एक्स कैफ, वाई कैफ, जेड कैफ आर द यूनिट वेक्टर्स, आर द यूनिट वेक्टर्स, आर द यूनिट वेक्टर्स। चलिए ठीक है। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे, बहुत सारा चीज़ हम लोगों को करना है ना, लेकिन धीरे धीरे जाना है, एकदम अगबकाना नहीं है ना, सब चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई लगता है किसी को मन में हो रहा है कि एकदम आपको कुछ याद नहीं है, लेकिन फिर भी डरने का कोई बात नहीं, आपको जीरो से हीरो बनाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए चिंता नहीं करना है। तो ऐसे जीरो कोई नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं जीरो में कोई है नहीं, है ना, लेकिन ऐसे वो। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग को यूनिट वेक्टर के बारे में ना थोड़ा सा और ज़रूरत है। लिखिए यूनिट वेक्टर, इसको लिखिए तो यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको थोड़ा सा लिखिए। इट हैज मैग्नीट्यूड, it has magnitude 1, it has magnitude 1। और इसका जो डायरेक्शन होता है, लिखिए द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर is in their increasing coordinate, in their increasing coordinates, increasing coordinate। ये डायरेक्शन हो गया, ये डेफिनेशन हो गया। नोट डाउन कर लीजिए डियर फ्रेंड्स, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, इसको फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे और उसको समझाएंगे डिटेल में। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग पहले बनाएंगे, है ना, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हम लोग बनाते हैं। ये हो गया x, इधर हो गया z, तो इधर हो गया y। इसको थोड़ा सा अलग पेन से लिखते हैं तो हमको लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। इधर x, इधर y, इधर z। ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन हो गया। अब देखिए करना क्या है, क्या बोला गया है कि द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज इन देयर इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेट्स। तो x का इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेट इधर
इधर होगा एक्स कैप का डायरेक्शन, वाई का इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेट इधर होगा वाई कैप का डायरेक्शन, और जेड का इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेट इधर जो है जेड कैप का डायरेक्शन। तो आपको यूनिट वेक्टर तो रिप्रेजेंट कर दिया हम लोग, कितना इजीली हो गया। एक्स वाई एंड जेड आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और इसमें एक्स कैप वाई कैप एंड जेड कैप आर द यूनिट वेक्टर्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेट्स। एक्स का इंक्रीजिंग एक्स कैप, वाई का इंक्रीजिंग वाई कैप एंड जेड का इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेट जेड कैप। तो दीज आर द यूनिट वेक्टर्स एक्स कैप वाई कैप एंड जेड कैप। ठीक है, क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। और फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए वेक्टर ए जो हम लोग लिखे थे उसको एक बार यहाँ पे और लिखते हैं, है ना। ए जो लिखे थे ए एक्स एक्स कैप, ए वाई वाई कैप एंड ए जेड जेड कैप। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी से लिखते हैं, ठीक रहेगा। एक्स को एक्स के तरफ दिखाएंगे, एक्स एक्स के तरफ कंपोनेंट है तो दिस इज ए एक्स। ए वाई वाई के तरफ कंपोनेंट है तो इधर लेना होगा आपको ए वाई। तो ए एक्स एंड ए वाई बोथ आर इन एक्स वाई प्लेन। देखिए ए एक्स एंड ए वाई आर इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में ही ए एक्स एंड ए वाई है, और ए जेड जो बचा हुआ है ये शुड बी, ए जेड शुड बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। ये परपेंडिकुलर होगा ए जेड प्लेन। ए जेड जो है, ये जो ए जेड है ये होगा ए एक्स ए वाई जिस प्लेन में है इसका परपेंडिकुलर होगा ए जेड। तो दिस इज ए जेड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखिए, अब वेक्टर ए को बताना है तो वेक्टर ए तीन कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया हम लोग, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। तो वेक्टर ए कहां होगा, दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए होगा, दिस इज वेक्टर ए। तो ये वेक्टर ए कैन बी रिजॉल्व इन थ्री कंपोनेंट्स, दैट इज ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, है ना। और ये फिगर में आप लोगों को दिखा दिया गया है कि ए एक्स ए वाई एंड ए जेड कैसे हम लोग किए हैं, और इसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए जो है ए एक्स ए वाई एंड ए जेड हम लोग तीन कंपोनेंट में इसको डिवाइड कर दिए हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अब बताइए वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर दैट इज ए कैफ, वो किधर होगा? ऑब्वियसली ये इधर होगा, इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेट। ये वेक्टर ए कैफ होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए दैट इज ए कैफ। हो गया, इतना करना है आपको। हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है। वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन कंपोनेंट हम लोग इसमें ले लिए हैं। क्या लिए हैं? ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, एंड तीनों कंपोनेंट को इसमें दिखा दिए ग्राफिकल रिप्रेजेंट, इसमें हम लोग दिखा दिए कोऑर्डिनेट पे दिखाने के बाद इसमें यूनिट वेक्टर को भी दिखा दिए हैं, सब चीज़ इसमें हम लोग कर लिए हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। अब हम लोग देखेंगे कुछ और चीज़। चलिए अब नेक्स्ट इसको हटाते हैं, है ना, और हम लोग दूसरा चीज़ देखते हैं। उसके बाद देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर ये सब क्लास 11th में भी आप लोग पढ़े हैं, पोजीशन वेक्टर क्या है, लेकिन CSR नेट के लिए थोड़ा सा एडवांस में हम लोग को जाना है, 11th वाला से काम चलने वाला नहीं है सिर्फ। तो पोजीशन वेक्टर हम लोग इस पोजीशन वेक्टर से किसी पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पॉइंट को लोकेट करना है, उस वेक्टर के थ्रू हम लोग देखते हैं, देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं, अब डिटेल में देखेंगे, है ना, चिंता नहीं करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई एंड जेड, देयर आर थ्री एक्स वाई एंड जेड, थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग एक्स वाई एंड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई एंड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। पोलर के समय हम बताएंगे, है ना, सिलेंड्रिकल में अलग होता है, पोलर में अलग होता है, स्फेरिकल पोलर में, उसमें बात करेंगे हम लोग। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन होता है।
तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए एक्स कैफ, वाई कैफ एंड जेड कैफ, इस तरह हम लोग लिखते हैं पोजीशन वेक्टर को। ठीक है, अब इसको इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक, तो देखिए एक्स के तरफ एक्स कैप किधर होगा, इधर एक्स कैप है, इधर कौन है, वाई कैप है ना, इधर कौन है, जेड कैप है। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है, स्टार्टिंग में बताया ये वाला बात इससे पहले। उसके बाद देखिए एक्स कैप, तो इधर होगा एक्स कैप, वाई कैप, इधर जेड कैप। तो हम लोग ले लेंगे, मान लीजिए इतना लिया हम लोग एक्स, तो इतना ले लेंगे हम लोग वाई, इतना ले लिया हम लोग जेड, है ना, इतना ले लिया हम लोग जेड, तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर। ये पोजीशन यहाँ पे यहाँ तक जेड लिए मान लीजिए, यहाँ तक वाई लिया हम लोग मान लीजिए, यहाँ तक वाई, एक्स इतना लिए, तो दिस इज आर, ये वेक्टर आर को बताएगा। और इसका जो इंक्रीजिंग वाला है ये आर कैप हो जाएगा, ये आर कैप हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कौन बतला रहा है, ये वेक्टर बता रहा है। तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए पॉइंट है P, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई एंड जेड। इसका मतलब है एक्स के तरफ एक्स गया है, वाई की तरफ वाई जा चुका है, जेड की तरफ जेड जा चुके हैं, तो P का कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा एक्स वाई जेड। दिस इज द पोजीशन वेक्टर P एक्स वाई जेड इज ए पॉइंट। इस पॉइंट को इस वेक्टर के द्वारा बताया जा रहा है। तो ये पॉइंट क्या बता रहा है कि पोजीशन वेक्टर का ये डायरेक्शन इधर है, ये बतला रहा है। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट को बताने के लिए हम लोग ये वेक्टर को यूज कर रहा है। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स कैप मतलब एक्स कैप क्या है, एक्स को बता रहा है, एक्स का इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेट को, वाई का इंक्रीजिंग में वाई कैप, जेड का इंक्रीजिंग को जेड कैप। तो एक्स कैप के तरफ कितना जाना है एक्स, वाई कैप के तरफ कितना जाना है वाई, और जेड कैप के तरफ कितना जाना है जेड। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई एंड जेड, ये आपको समझना है। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। चलिए ठीक है, अब देखिए इसका मॉड्यूलस क्या होता है जी, इसका जो मैग्नीट्यूड है ऐसा हम लोग लिखते हैं, और ये हम लोग को मॉड्यूलस लिखते हैं। अच्छा, यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर ऑफ आर, इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे। ये सब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को हो गया। इस तरह आपको बेसिक से जाना है, एकदम बेसिक से हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, और इससे भी बेसिक जाना है तो फिर आपको 11-12 में जाना है भाई, इसमें कोई ये नहीं है। इससे भी बेसिक आपको जाना है तो फिर आपको 11th में जाना है, 11th में वेक्टर पढ़ना होगा आपको, अगर इससे भी लोअर में जाना है तो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम लोग को देखना है पोजीशन वेक्टर के बाद हम लोग को देखना है कुछ और चीज़ देखते हैं, इसका नाम है इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। नोट डाउन कीजिए, ये एफ है ना, इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो आप लोग को सुने होंगे, आप लोग क्लास 11 में भी पढ़े होंगे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। बट आज हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल। जैसे एक इनफाइनेट होता है बहुत ज़्यादा जिसका अंत नहीं है, और जो बहुत ही छोटा है जिसका अंत नहीं है स्मॉल में, है ना, बहुत ज़्यादा उसका अपोजिट में हम लोग अगर सोचेंगे स्मॉल में, तो उसका नाम होगा इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये जो है कैसे हम लोग इसको समझेंगे, है ना, इसको समझना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको डीएल से डिनोट करते हैं, डीएल से डिनोट करते हैं, डीएल वेक्टर। ये नाम अगर आपको ज़्यादा तकलीफ करता है तो डीएल वेक्टर याद रखिएगा,
तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे इसको पढ़ा जाता है इनफाइनाइटसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनफाइनाइट पढ़िएगा पहले, फिर सिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग डीएल से इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, डीएल वेक्टर। तो डीएल वेक्टर होती क्या है, कैसे हम लोग इसको समझेंगे? इसको समझेंगे इस तरह का, देखिए सपोज कीजिए ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक बात समझ लीजिए इसको, ये जो हम लोग कर रहे हैं अभी कार्टेशियन पढ़ रहे हैं, ये सारा चीज जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या क्या पढ़ रहे हैं? हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, पोजीशन वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इनफाइनाइटसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डीएल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये जो डीएल वेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू हम लोग लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, और डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कार्टेशियन पे, स्फेरिकल पोलर में, आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, हम लोग तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डीएल वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि डीएल वेक्टर कार्टेशियन में अभी हम लोग करने जा रहा है। उसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल, उस समय अलग से हम लोग करेंगे उसको, डीएल को स्फेरिकल में करेंगे, सिलेंड्रिकल में अलग होगा, उसको भी करेंगे। तो अभी कार्टेशियन वाला कर रहा है। तो कार्टेशियन में क्या हम लोग लिखे थे जी? एक्स, वाई एंड जेड। इसको थोड़ा बीच में लिखेंगे ना तो अच्छा रहेगा ना जी, ठीक है। इसको बीच में करते हैं ना, इसको यहाँ पे करते हैं, है ना, तो ठीक रहेगा। ये ओरिजिन है, इधर एक्स है तो इधर वाई है तो इधर जेड है, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है आर। आप तो पोजीशन वेक्टर आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आर है। इधर एक्स गया, इधर वाई गया है, इधर जेड गया है तो आर होगा, ये एक्स वाई जेड है। ये पॉइंट कितना था? पी एक्स वाई जेड, है ना। इसको थोड़ा सा इस साइड करके लिखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पॉइंट है पी एक्स वाई जेड, ये पॉइंट है ना। इसको थोड़ा सा अलग कलर दे देते हैं, है ना। ये जो पॉइंट है ये है पी एक्स वाई जेड। अब इसको डिस्प्लेस करना है। कितना डिस्प्लेस करना है? इनफाइनाइटसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखे हैं ना हम लोग, तो बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज कीजिए इस ये पॉइंट को थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, इतना डिस्प्लेस किए, और यहाँ पे पॉइंट जो हुआ इसको हम लोग नाम दिए क्यू नाम दिए, और ये डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा ही हुआ, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। कैसे होगा? एक्स के तरफ dx डिस्प्लेसमेंट होगा तो x प्लस dx बन जाएगा कोऑर्डिनेट। y की तरफ dy डिस्प्लेसमेंट हुआ तो y प्लस dy बन जाएगा, और z की तरफ dz हुआ डिस्प्लेसमेंट तो z प्लस dz बन जाएगा कोऑर्डिनेट। अब बताइए ये जो q पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट जो हुआ x प्लस dx, y प्लस dy, z प्लस dz, ठीक। तो P पॉइंट डिस्प्लेस हुआ Q पॉइंट पे, तो देखिए कोऑर्डिनेट जो है चेंज हुआ है, x प्लस dx में चेंज हुआ है तो dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है, y प्लस dy में चेंज हुआ है तो dy डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और z की तरफ z प्लस dz हुआ है तो dz डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये dx, dy एंड z जो dz है, दीज आर द क्या? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये जो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो बेसिकली हुआ क्या? पी एक्स वाई जेड चेंज हुआ क्यू में। कैसे चेंज हुआ? एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई एंड जेड प्लस डी जेड, ये तीनों में चेंज हुआ। पी एक्स वाई जेड चेंज टू क्यू, एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये वाला डिस्प्लेसमेंट
दिस इज कॉल्ड डीएल वेक्टर, दिस इज कॉल्ड डीएल वेक्टर, दिस इज कॉल्ड डीएल वेक्टर एंड दिस इज इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कितना इजी है फ्रेंड्स, देखिए समझना पड़ेगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना अगर आपको, तो कोई नहीं सकेगा आपसे, समझ रहे हैं ना। अगर आपको शेर बनना है फिजिक्स में, शेर बनना है, टाइगर बनना है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एकदम शुरू से, स्टार्टिंग से, ठीक है। तो डीएल वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करना होगा। जो एक्चुअल पॉइंट था पोजीशन वेक्टर में जो था, यहाँ पॉइंट था पी एक्स वाई जेड, उसको डिस्प्लेस करना है कितना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स के तरफ, एक्स प्लस dx हुआ ना, तो dx डिस्प्लेसमेंट किए x के तरफ, y के तरफ dy किए और z के तरफ dz डिस्प्लेसमेंट किए। तो ये हुआ आपका dl जो है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट जो है इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dl। अब dl का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिखेंगे dl को, हमको लगता है ग्रीन अच्छा से नहीं दिख रहा है, ब्लैक में ग्रीन, इसको कलर चेंज करते हैं जी, येलो हमको ठीक लगता है, ठीक लग रहा है इसमें ब्लैक में। तो dl को हम लोग क्या लिखेंगे, dx x कैफ, dy y कैफ प्लस dz z कैफ, है ना, dx x कैफ प्लस dy y कैफ प्लस dz z कैफ। ये हुआ हम लोग का डीएल वेक्टर को, ओनली डीएल को लिखेंगे, ओनली डीएल। तो क्या होगा, dx, डीएल कब बना, बना कब डीएल, तब बना जब dx हुआ डिस्प्लेसमेंट, dy हुआ डिस्प्लेसमेंट और dz हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो डीएल के लिए क्या होगा, ये डीएल, ओनली डीएल के लिए dx x कैफ, dy y कैफ एंड dz z कैफ, ये तीनों से आपको डीएल वेक्टर बना है। आया समझ में, नहीं आया समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कुछ और एप्लीकेशन देख लेंगे इसमें, है ना, टेंशन नहीं लेने का, आपको समझना जरूरी है। ये नहीं समझ में आया है डीएल, कोई दिक्कत नहीं है, अभी और एक एक्सपेरिमेंट लेकर के हम आ रहे हैं, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से इसको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी का डीएल वेक्टर का ही थोड़ा सा हम लोग समझेंगे बढ़िया से, एलिमेंटल क्यूब से हम लोग समझेंगे, एलिमेंटल क्यूब, एलिमेंटल क्यूब से हम लोग डीएल वेक्टर को समझने के लिए ये हम लेकर के आए हैं, आपको इजी बनाने के लिए और आपका कॉन्सेप्ट को। इसके लिए एक पेन ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, रुकिए तो देखिए, एक क्यूब हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग शेप यहाँ से भी ले सकते हैं, शेप कोई दिक्कत नहीं, बना लिए, आप शेप लेने का ज़रूरत नहीं है ना, हम लोग बना लिए, छोड़िए। तो इसमें हम लोग जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, है ना। देखिए जितना मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको बढ़ाना पड़ेगा हमको थोड़ा सा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा x, इधर हो जाएगा y, इधर हो जाएगा z, है ना। ये 3 हम लोग लिख लिए, है ना। देखिए अब इसको समझेंगे। सपोज कीजिए वहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर हम लोग बनाए थे ना जी, यहाँ पे देखिए पोजीशन वेक्टर हम लोग बनाए थे ना, ओरिजिन x y z, यहाँ पे था पोजीशन वेक्टर p x y z, यहाँ से हम लोग डिस्प्लेस किए, q बना x प्लस डी एक्स प्लस y प्लस डी वाई z प्लस डी जेड बनाए थे q का, यहाँ p का बनाए थे, ये था डीएल वेक्टर था। अब ये पॉइंट p को ओरिजिन पे रख करके, मतलब यहाँ पे ओरिजिन पे रख करके हम लोग एलिमेंटल क्यूब बनाए हैं।
मतलब पॉइंट पी कहाँ पे है जी, ओरिजिन में है, ये ओरिजिन में पॉइंट पी है, इसको इमेजिन कीजिए पॉइंट पी में है, पॉइंट पी कहाँ है, ओरिजिन में है, मतलब यहाँ पे हम लोग एलिमेंटल क्यूब बनाए हैं सपोज दैट, और पॉइंट पी जो है ओरिजिन में है, उस क्यूब का ओरिजिन में है, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड होगा, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो इतना डिस्प्लेसमेंट किए, इसको हम लोग ले लिए डी एक्स, वाई की तरफ इसको थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, है ना। देखिए ये हम लोग ले लीजिए इसको डी एक्स, है ना, ठीक है। और है ना, ये जो है ये था हम लोग का, ये था हम लोग का क्या, dx, इधर हम लोग ले लीजिए इसको dx ले लीजिए, इधर ले लीजिए dy, और इधर ले लीजिए dz, ये वाला dz, मतलब इस क्यूब का जो थ्री साइड है, देखिए dx, dy एंड dz है क्यूब का जो साइड है, तो dx, dy एंड dz थ्री साइड है। तो इस पॉइंट, ये जो P पॉइंट है, यहाँ से अगर हम लोग इस लाइन को खींचेंगे, ये जो डायगोनल है ये वाला, इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, Q कितना होगा, देखिए इधर dx हुआ, dy हुआ, तो इधर क्या, ये dz है, तो इधर भी dz है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, dx, dy एंड dz लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा dl वेक्टर। देखिए dl वेक्टर क्या हुआ, dx, dy एंड dz, इस तरह आप समझ सकते हैं। तो पॉइंट P Q में क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, dl वेक्टर मिला, और इसका जो कोऑर्डिनेट है dx, dy एंड dz हुआ, तो P Q में कन्वर्ट हुआ, इसका dl वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट है वो है dx, dy एंड dz, तो इसको हम लोग लिखेंगे dl जो है ये कितना हुआ, dx, dy एंड dz, तो dx x की तरफ, dy y की तरफ एंड dz z की तरफ, हो गया। तो आज हम लोग डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही जल्दी, जितना जल्दी हो सके हम लोग मिलेंगे, और हम लोग इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो फिर से आप लोग को बता दे रहा है कि मेरा नाम दीपेंदु प्रामाणिक, माई सेल्फ दीपेंदु प्रामाणिक, और आप लोग का क्लास जो है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों में आप लोग कर सकते हैं क्लास, और हम लोग का इंस्टीट्यूट है VMS एकेडमी, जो कि ईस्ट जेल रोड नियर प्लाजा चौक रांची में है, और आप लोग जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लोग का है नहीं परीक्षा के लिए, और फॉर्म जितना जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कीजिए, और फॉर्म के लिए आप लोग CSR नेट का ऑफिशियल जो साइट है, NTA का जो साइट है, उसमें जा कर के आप फॉर्म भरिए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सभी को, और ऑल द बेस्ट, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।